हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैं आज बात करूंगा अंतरिम बजट पर। अंतरिम बजट होता क्या है, इसमें महिलाओं के लिए क्या बजट पेश किया गया है, किसान के लिए इनकम टैक्स में क्या छूट दी गई है, शिक्षा रोजगार में क्या बताया है, यानी कि स्टूडेंट के लिए क्या इसमें छूट दी गई है, डिफेंस के लिए क्या बजट पेश किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बजट पेश किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अंतरिम बजट होता क्या है। दोस्तों, जब अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब लोकसभा का टाइम यानी कि कार्यकाल खत्म होता है और नई लोकसभा का इलेक्शन कराया जाता है, तब अंतरिम बजट पेश किया जाता है। दोस्तों, यह एक प्रकार का अस्थायी बजट होता है, ठीक है, जो हर वर्ष आम बजट से पहले जारी किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा चित्र के माध्यम से कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर क्या होता है। यहाँ पर बताया गया है कि अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट होता है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तथा सरकारी आय और व्यय को कवर करते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों चुनावी वर्ष में लगभग ये 2 से 4 महीने तक की अवधि के लिए होता है, जबकि पूर्ण बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है, यानी कि पूरे 1 साल भर के लिए होता है। पूर्ण बजट की बात करें तो दोस्तों, ये एक प्रकार का व्यापक वित्तीय योजना होती है जिसमें सरकारी आय, व्यय, खर्च, आवंटन और नीतिगत घोषणाओं के सभी पहलू इसमें शामिल होते हैं। अंतरिम बजट में दोस्तों इसमें क्या होता है कि सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स में बड़े बदलाव से बचती है अंतरिम बजट में, जबकि पूर्ण बजट में यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करती है सरकार, नई नीतियों और योजनाओं को डिक्लेयर करती है, ठीक है। इसी प्रकार अंतरिम बजट में सरकार वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च करने के लिए संसद से मंजूरी मांगती है, जबकि लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पूर्ण बजट पारित होता है। ये रही दोस्तों यहाँ पर कि अंतरिम बजट होता क्या है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं, वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा बार क्या शब्द बोले हैं। इसमें सरकार, टैक्स और पीएम। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री 42 बार, सरकार 42 बार, टैक्स 42 बार और गरीब 3 बार बोला है दोस्तों, ठीक है। और मोदी इसमें 4 बार बोला है। स्कीम भारत इसमें 45 बार बोला है। हालांकि आपको ध्यान नहीं रखना है, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है। अब देखिए, इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है। इनकम टैक्स में कोई राहत इसमें नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर बताया गया है कि पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी, ठीक है, जो कि हालांकि सेक्शन 87A के तहत आप लोग 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है, और इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख रुपए तक कमाई पर छूट ले सकते हैं। अब महिलाओं की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ, फिर इसके ब्रीफ में बात करेंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ देखिए बताया गया है कि कैंसर, सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा, और सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाए जाएंगे, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए किसानों के लिए ये थोड़ा दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ब्रीफ में आपको यानी कि पूरी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर किसानों के लिए एमएसपी में कोई दायरा नहीं बढ़ाया गया, जो कि बहुत ही घटिया काम है सरकार का। यहाँ पे एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दायरा कोई बढ़ाया नहीं गया है। वहीं साल में 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि में भी कोई इजाफा नहीं किया है दोस्तों। ये बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 2% ही ज़्यादा है, ठीक है। पिछली बार एग्रीकल्चर में दोस्तों 1.25 लाख ही आवंटित किए गए थे, इस बार 1.27 लाख करोड़ दिए गए हैं। शिक्षा में, शिक्षा रोजगार में 1 लाख करोड़ का कंपर्स फंड दिया गया है। शिक्षा और रोजगार पर बड़ी घोषणा कोई नहीं की गई है, हालांकि 1 लाख करोड़ का कंपर्स फंड का ऐलान किया गया है। इससे पिछले साल तक की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। यहाँ पर डिफेंस के बारे में बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले 3.4% की बढ़ोतरी मात्र करी गई है। डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 3.4% ज़्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही होता है दोस्तों। इसमें बजट का कुल परसेंटेज की बात करें तो 8% इसमें निहित होता है, जिसमें कि सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करती है। हथियार के लिए देश आत्मनिर्भर बनता है।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों मेट्रो और नमो भारत प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। देश में रेल फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40,000 रेल कोचेज जो कि वंदे भारत के स्टैंडर्ड के जैसे बनाए जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी 2030 तक दोस्तों यहाँ पर 100 मीट्रिक टन की जाएगी, ताकि नेचुरल गैस और मेथनॉल और अमोनिया के इंपोर्ट्स का खर्चा घट सके। वित्त मंत्री ने G20 सम्मेलन में यहाँ पर G20 सम्मेलन के दौरान घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया था। ठीक है, हालांकि इसकी प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं बताया गया यहाँ पर सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सरकार की कमाई और खर्च का हिसाब। वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2024-25 में 30.8 लाख करोड़ इसमें उधारी छोड़कर बताया गया कि और खर्च 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान बताया है इसमें। ठीक है, वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार को टैक्स कलेक्शन से कुल 26.02 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है, यानी कि टैक्स से कलेक्शन 26.20 मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ बढ़ी है और क्या चीज़ घटी है। आटा दोस्तों, आटे का रेट बढ़ चुका है, जो कि पहले 1 जनवरी 2023 को 36.81 रुपये था, अब 31 दिसंबर 2023 में 36.69 हो गया है। चावल में भी रेट में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 37 रुपये से 38 रुपये से लगभग 43 रुपये हो गया है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्राइस है, जैसे दाल की बात करें तो यहाँ पर दाल का रेट बढ़ चुका है, 110 से 154 हो चुका है। और दोस्तों सोयाबीन के तेल में कमी हुई है, जो कि अच्छी बात है, 149 से 121 रुपये हो गया है। यहाँ पर दूध की बात करें तो दूध के रेट में दोस्तों बढ़ोतरी की गई है, 3 रुपये बढ़ा है, 3 रुपये 10 पैसे। और शक्कर में भी दोस्तों 3 रुपये 21 पैसे यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों टमाटर की। टमाटर का रेट भी हाई हुआ है, प्याज का रेट भी हाई हुआ है, आलू का रेट दोस्तों थोड़ा सा घटा है। गैस सिलेंडर की बात करें तो दोस्तों 150 रुपये की कटौती की गई है यहाँ पर। और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर 12 रुपये की कमी हुई है। अब आगे बात करते हैं पेट्रोल की। दोस्तों ये सारी रेट जो है दिल्ली के अकॉर्डिंग मानित की गई हैं। यहाँ पर पेट्रोल के रेट में और डीजल का रेट दोस्तों 1 जनवरी 2023 को 96 रुपये पेट्रोल, 96.7 और 89.6 डीजल का था, जो कि सेम पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट रखा गया है। सोने का रेट दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के रेट में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। देखें यहाँ पर 68,092 से लेकर 73,395 हुआ है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताई गई है कि SBI होम लोन बढ़ा है 0.25%, ठीक। और फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें भी यहाँ पर बताई गई हैं। 1 जनवरी 2023 को ग्रे कलर से और ग्रीन कलर से 31 दिसंबर 2023 का बताया है। जैसे कि एक साल में 6.75% ब्याज दर थी, तो दोस्तों 31 दिसंबर 2023 को 6.80, दूसरे साल 7 तीसरे साल 6.5% बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, जब अंतरिम बजट दोस्तों पेश किया गया था तो किसानों के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों पर नैनो DAP का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा डेयरी पर और दूध में किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं हरित क्रांति विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री का नई योजना की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों MSP का दायरा नहीं बढ़ाया गया है, जो कि बढ़ाना चाहिए था। किसान सम्मान निधि की राशि में भी बदलाव नहीं किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ बताएगी, दायरा नहीं बढ़ाया है और किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपये ही रहेगी। इसे बढ़ाकर 12,000 लोगों ने अनुमानित लगाया था, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अंतरिम बजट 2024-25 में किसानों के लिए हुई ये घोषणाएं। यहाँ पर ये चीज़ घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए जाएंगे। सभी एग्रो क्लाइमेटेड जोन में सरकार नैनो DAP के उपयोग का विस्तार करेगी। फसल कटाई के बाद सरकार पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी। यहाँ ये सब बताया गया। अब देखिए यहाँ पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा कृषि बजट। यहाँ पर कृषि बजट 2,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बताया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, 1.27 लाख करोड़ रुपए दिया, जो कि पिछले वर्ष की
तुलना में 2% यानी कि 2000 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकार ने पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 2000 करोड़ रुपए बढ़ा कृषि का बजट। मैंने बताया जैसे कि पहले यहाँ पर एक 1.25 था, अब 1.27 हो चुका है 2024-25 के लिए। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। सरकार अभी 2000 रुपये की राशि 3 किस्तों में किसानों को हर साल देती है, जो कि 6000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार अब 15 किस्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा राशि भेज चुकी है। यहाँ पर इसमें बताया गया है सरकार 3 किस्तों में 6000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। जैसे पहली किस्त आती है अप्रैल और जुलाई के बीच में, दूसरी किस्त अगस्त नवंबर के बीच में और तीसरी किस्त दिसंबर और मार्च के बीच में आती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा नोट कर लेने वाली बात है कि 8 साल में 88,000 से भी ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। 2015 में 12,602, 2018 में 10,349, 2021 में 10,881 और 2022 में 11,290। दोस्तों ये मात्र ये नंबर जो है हर साल बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए सही बात नहीं है। ये दोस्तों सोर्स लिया गया है हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10 साल में गेहूं की एमएसपी 56% और सोयाबीन की एमएसपी 79% बढ़ी है। जैसे कि 2014-15 में बात करें तो एमएसपी गेहूं का 1450 रुपये था और इसी प्रकार धान का 1400, तो 2023-24 में 2275 और धान का 2203 हो गया। यहाँ पर सारी डिटेल बताए गई आंकड़े जो कि रुपये प्रति क्विंटल में बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए साल 2020-21 में 30.86 करोड़ टन हुआ था अनाज का उत्पादन। ठीक है, 30.81 2021 में, और यहाँ पर पिछले वर्षों का यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए अगली स्लाइड में यहाँ पर जीडीपी की, भारत की जीडीपी में दोस्तों कृषि का लगभग 18.3% हिस्सेदारी होती है। यहाँ पर ग्रीन में बताया कृषि की, और टोटल जीडीपी यूएस बिलियन डॉलर में बताया गया है येलो कलर में। अमेरिका की 5.4%, जर्मनी की 1.2%, चीन की 16.4%, और दोस्तों यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बात करें तो 18.3%, यानी कि सबसे ज़्यादा जीडीपी की हिस्सेदारी इंडिया की ही रहती है कृषि में। जापान की 1%। यहाँ पर देखिए सरकारी योजनाओं को लेकर निर्मला सीतारमण में 5 बातें यहाँ पर बताई है कि महिलाओं के लिए सभी आशा कर्मी बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाए जाएंगे। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। नंबर 3 की बात करें तो 2 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए जाएंगे। लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाएंगी। और लास्ट में ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना की शुरुआत की जाएगी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम सूर्योदय योजना के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसके अगले दिन सूर्योदय योजना लॉन्च करती थी। इसमें हर महीने बिजली का बिल 2500 रुपये से 3000 रुपये आता है। अगर हर महीने बिजली का बिल 2500 से 3000 रुपये के बीच आता है तो यह घटकर 8 रुपये प्रति दिन यानी कि 240 रुपये महीना हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि 300 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना होगा अपने छत पर। यहाँ पर देखिए फ्री कैसे मिलेगी, यहाँ पर बताया कि जिन 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे उन घरों में पैदा होने वाली सोलर बिजली सीधे उनके घर को मिलने की बजाय सबसे पहले पावर सप्लाई ग्रिड में जाएगी। ठीक है, फिर इस तरह सोलर रूफटॉप वाला हर घर न केवल उपभोक्ता होगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। ऐसे हर एक घर को प्रति 300 यूनिट मुफ्त में दी जाएगी। अगर दोस्तों उस घर से 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा अगर हो रही है तो वह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली बेच भी सकता है। इस तरह से दोस्तों मुफ्त बिजली और बिजली बेचकर ऐसे हर परिवार सालाना 15 से 18,000 रुपये अपने बचा सकता है। सरकार का कहना है दोस्तों कि सोलर प्लांट्स की बिक्री, इंस्टॉल करने और मेंटेनेंस से भारी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरकार का ये कहना है। अब यहाँ पर देखिए बताया है प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों ये 25 जून 2015 में स्टार्ट की गई थी।
इस योजना में बताया कि बेघर नागरिकों को केंद्र सरकार के तहत इसमें आवास दिया जाएगा। इस योजना का फ़ायदा शहरी और ग्रामीण दोनों ले सकते हैं। 5 सालों में मनरेगा में दोस्तों 19.4% खर्चा कम हुआ है आवास योजना पर, यानी कि सरकार ने मनरेगा पर खर्चा कम कर दिया है और आवास पर ज़्यादा खर्चा कर दिया है। यहाँ पर देखिए मनरेगा में खर्चा 19.4 घटा है। पहले 71,687 खर्चा होता था करोड़ में और अब यहाँ पर 19.4% घट चुका है। पीएम किसान योजना में खर्चा इन्होंने बढ़ाया है 18%। आवास योजना में भी इसमें बढ़ाया है। पीएम ग्राम सड़क में भी खर्चा बढ़ाया है। पीएम ग्राम सड़क में भी खर्चा बढ़ाया। देखिए स्वच्छ भारत मिशन में 20% की बढ़ोतरी की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्लू इकोनॉमी योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, समुद्री आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों का रिसर्च कर विकास करना होता है। इसमें तटीय राज्यों के पास ब्लू इकोनॉमी के जरिए केंद्र सरकार जो है विकास पर फोकस करती है। यह भारत का एक ऐसा पहला समुद्री मिशन है जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग की कराई जाएगी। ठीक है। और दोस्तों ब्लू इकोनॉमी का देश का जीडीपी में करीब 4% का योगदान होगा। अब इसमें देखिए 5 सालों में रेलवे का बजट 2.5 गुना हुआ है, यहाँ पर बताया है। और कृषि में 9% की कमी बताई गई है। यहाँ देखिए 2019-20 में और 2023-24 में यहाँ पर बजट जो है 2.5 गुना कम से कम बढ़ा है। रक्षा में देखिए 37% बढ़ा है। रेलवे में 252% बढ़ा है। इसी प्रकार सड़क परिवहन में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। कृषि में दोस्तों 9% की कमी की गई है। ग्रामीण विकास में 32% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर देखिए अंतरिम बजट 2024 में शिक्षा और रोजगार के लिए घोषणा यहाँ पर बताई है। जैसे कि फर्स्ट नंबर में बताया, अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने की कमेटी बनेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉपर्स यानी कि कोष बनाया जाएगा। ये कॉपर्स 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर वित्त मंत्री ने बताया कि देश का युवा जो है डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने के लिए एक्सपीरियंस रखते हैं। इसमें ध्यान रखते हुए सरकार मौजूदा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी। आगे बात इसमें बताया गया है कि 2023 में 8.07% की बेरोजगारी की दर रही है। बेरोजगारी दर का मतलब होता है दोस्तों कि देश का वर्कफोर्स यानी कि क्वालिफाइंग और काम करने का इच्छुक लोगों में से कितने प्रतिशत को रोजगार नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में 15 वर्ष और उससे ज़्यादा की उम्र वाले ग्रेजुएट के बीच बेरोजगारी 8.07% रही है। इसी प्रकार अक्टूबर 2023 में बेरोजगारी की दर बीते 2 साल में 10% तक पहुंच गई है। यहाँ पर एक डाटा बताया गया है कि अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 10.01% की दर पर पहुंच गई है। 2022 और 23 का बताया है जनवरी में 6.56% थी, जो कि 2023 में बढ़कर 7.1% हो चुकी है। यहाँ पर सारा डाटा यहाँ पर बताया, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ईपीएफओ में 33 लाख नए इनरोलमेंट हुए हैं, यानी कि दोस्तों ईपीएफओ में प्राइवेट सेक्टर में 33 लाख लोग जो हैं इनरोलमेंट हुए हैं, यानी कि उनका ईपीएफओ बना है। यहाँ पर देखिए 2020-21 में 77 लाख, 2021-22 में 1.2 करोड़, 2022-23 में 1.3 करोड़ और 2023-24 में 1.7 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 30 करोड़ लोग काम करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया है कि श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की सरकारी डेटा रखने वाली वेबसाइट ई श्रम पोर्टल के मुताबिक 2023 तक जो है कि लगभग 29 यानी कि 30 करोड़ मान सकते हैं, 30 करोड़ अधिक मजदूर रजिस्टर्ड हुए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है ऐसे श्रमिक जो कि अनस्किल्ड होते हैं और अनट्रेंड होते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर, खेत, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर। ठीक है दोस्तों, इन बीते वर्षों में दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर ईपीएफओ में इनरोलमेंट की संख्या बढ़ी है सरकारी नौकरी के मुकाबले। सरकारी नौकरी आ ही नहीं रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अब बात करें यहाँ पर रेलवे और डिफेंस में दोस्तों लगभग 3.8 लाख पद खाली हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों रेलवे में देख सकते हैं आप लोग एलपी में
मात्र लगभग 6000 वैकेंसी ही आई है और टेक्नीशियन में 9000 वैकेंसी आई है, जो कि बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन पद जो है रेलवे में देखें यहाँ पर बताया गया 2.5 लाख पद खाली हैं, डिफेंस में 1.3 लाख और होम अफेयर्स में 1.14 और डाक विभाग में 19,000 वैकेंसी खाली हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों, जो खर्च होता है सरकार का वो सबसे पहले क्या करती है, रेवेन्यू में खर्च करती है। इससे जो है सैलरी बांटती है सरकार। तीनों सेनाओं की सैलरी के लिए लगभग 2.82 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सैलरी बांटने के लिए तीनों सरकार के लिए। ठीक है, ये पिछले साल की तुलना में 12,652 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में रेवेन्यू बजट के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें खर्च करती है, हथियारों और दूसरे ज़रूरी सामान खरीदकर उसमें खर्च करती है। हथियार की खरीदी के लिए दोस्तों 1.6 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं दोस्तों। ये पिछले साल की तुलना में 10,231 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने हथियारों की खरीद के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, जो कि इस बार 1.62 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ पर सब चीज़ बताई गई है कि किस तरह से सेना क्या चीज़ खरीदती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, पेंशन में खर्च करती है। रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को पेंशन देने के लिए इस बार गवर्नमेंट ने 1.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले साल 1.1 लाख करोड़ रुपए ही दिए थे। इस साल पेंशन के लिए सबसे ज़्यादा आर्मी को 1,27,636 करोड़, फिर एयरफोर्स को 1,13,813 करोड़ रुपए और नेवी के लिए 7,731 करोड़ रुपए दिए हैं। देश में तीनों सेनाओं के रिटायर्ड सैनिकों की संख्या करीब दोस्तों यहाँ पर 26 लाख हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफेंस पर खर्च के मामले में चौथे नंबर पर भारत है। सबसे ज़्यादा खर्च करता है डिफेंस पर अमेरिका 72 लाख करोड़। सेकंड नंबर पर चाइना करता है 24। थर्ड नंबर पर रसिया करता है 7 लाख करोड़। सऊदी अरब 5वें नंबर पर है और 4th नंबर पर है इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक कोट है कि आलोचनाओं से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे कोई ना कोई व्यक्ति उसकी आलोचना जरूर करेगा। हमें सिर्फ दोस्तों अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और आलोचना में छिपी सलाह को समझना चाहिए। ठीक है, ये कोट था आप लोगों को। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है अंतरिम बजट पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।